हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन में। तो बेटा शुरू करते हैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ये 2022 का सेट नंबर 3 है, जो हमारा पेपर कोड जीसी है 346 जीसी। और इसमें हम जो क्वेश्चन थे हमारे 4 तक कर चुके थे। 5th क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है अर्धचालक क्या होता है, मादन या अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा अर्धचालक जो होते हैं ये आपको पहले पढ़ाए हुए हैं, ये पहले भी आया है क्वेश्चन इस तरह का। अर्धचालक जो होते हैं जो हमारे 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं, हम इसमें कहेंगे, या फिर ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता तथा प्रतिरोधकता, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता तथा प्रतिरोधकता चालकों और अचालकों के बीच होती है उनको हम अर्धचालक कहते हैं। तो ये तो होगी अर्धचालक की परिभाषा। इसके बाद है कि इनमें मादन का या अपमिश्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बोल के बताऊंगा मैं आपको। अर्धचालक का एग्जांपल भी बता देते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन जो चौथे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। अब इनकी जो चालकता होती है अर्धचालकों की, जो शुद्ध अर्धचालक है वो बहुत कम होती है, लेकिन यदि इनमें कोई थोड़ा सा अपद्रव्य, अपद्रव्य मतलब अशुद्धि, इंग्लिश में बोलते हैं डोपिंग, और इसके लिए एक शब्द और है मादन, तो सभी एक ही बात है। अगर इनमें अपमिश्रण कर दिया जाए तो थोड़ा सा अपमिश्रित कर देने पर इनकी जो चालकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो अशुद्धि कौन सी मिलानी है ये भी लिख सकते हैं इसमें कि यदि शुद्ध अर्धचालकों में हम 4 संयोजी या 5 संयोजी किसी पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिला दें तब यह प्रक्रिया मादन कहलाती है। और ऐसा कर देने पर जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये इनकी चालकता पे प्रभाव है मादन का। इसके बाद कह रहा है विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमें बताना है जो थीटा कोण पर रखा हो। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो पार्ट है ये है ख। इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र, ये मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इसमें कोई द्विध्रुव रखा है और कितने एंगल पर रखा है, थीटा एंगल पर। तो थीटा एंगल पर रखने पर ये पूछ रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे ये सूत्र हम पहले से पढ़ा हुआ, हमने सूत्र जो है पहले से पढ़ा हुआ है कार्य का, किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो वहां तक का फॉर्मूला आप सेम लिख लेंगे, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है सूत्र। आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको खोल के देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो कार्य किसी द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, ये सूत्र है। इस कार्य से स्थितिज ऊर्जा निकलेगी। अब स्थितिज ऊर्जा में आपको ये ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा की जो मतलब परिभाषा होती है वो ये होती है कि अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसको कहाँ से लाना है, अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब अनंत से हम द्विध्रुव को लाएंगे तो स्टार्टिंग में जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का और द्विध्रुव के बीच का जो कोण होगा स्टार्टिंग में 90 डिग्री होगा। तो जो शुरू का कोण है स्टार्टिंग के एंगल वो 90 डिग्री रखना है। और फिर उसके बाद कोण जो भी इसने कह रखा है वो, जैसे इस क्वेश्चन में इसने थीटा कोण कह रखा है, तो ऐसा करने पे यहाँ कोस थीटा 1 की जगह आ जाएगा कोस 90, और कोस 90 होता है 0, और कोस थीटा 2 की जगह आ जाएगा कोस थीटा। और ये मान अगर हम रख देंगे यहाँ कार्य के सूत्र में, तो ये जो कार्य होगा हमारा ये आ जाएगा PE इंटू 0 माइनस कोस थीटा। और जैसा कि आपको बताया कि ये जो कार्य होगा अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, यही स्थितिज ऊर्जा होगा। तो हम इसमें लाइन लिख देंगे कि यही कार्य क्या है भाई, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी जगह U लिख देंगे और ये आ जाएगा PE इंटू माइनस का कोस थीटा, और हम इसको लिख सकते हैं
माइनस का PE cos थीटा। और इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि U इज इक्वल टू माइनस का P डॉट E, क्योंकि कक्षा 11 में पढ़ा था हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ये, A डॉट B बराबर होता है ना AB cos थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लगभग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है, तो शॉर्ट आंसर टाइप इतना सफिशिएंट है। अगर आप पे समय हो तो ये कार्य का सूत्र भी आप सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ नहीं तो इसमें लिख देंगे कि हम जानते हैं कि θ1 से θ2 कोण घुमाने पर किसी द्विध्रुव में किया गया कार्य इतना होता है। यहाँ से शुरू करके इसको कंडीशन लगा के और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम सिद्ध कर देंगे। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यंग के एक प्रयोग में 0 क्रम एवं 10वीं क्रम की दीप्त फ्रिंज की किसी संदर्भ बिंदु से दूरियां दे रखी हैं। देखिएगा, यंग का द्विक स्लिट जो प्रयोग होता है, 5वें का गे क्वेश्चन है हमारा, 5वें का गे। तो यंग का द्विक स्लिट प्रयोग जो होता है उसमें 2 स्लिट होती हैं ऐसे। तो ये मान लो स्लिट S1 है, ये मान लो स्लिट S2 है, और इनके सामने यहाँ पे स्थित होता है पर्दा या स्क्रीन। ये होता है स्क्रीन का मध्य बिंदु, O पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं और यहाँ पर्दे पर मिलती हैं। तो यहाँ पर्दे पे मान लो P पॉइंट पे मिल रही है प्रकाश की किरणें, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में पथांतर है। पथांतर मतलब देखो ये रास्ता छोटा है और ये रास्ता बड़ा है, तो पथ में अंतर है। तो इस पथांतर पे डिपेंड करता है कि फ्रिंज हमें कैसी मिलेगी, ब्राइट मिलेगी या डार्क। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसने कह रहा है, ये कह रहा है कि जो केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय या 0 क्रम की जो फ्रिंज है, तो केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पे मिलती है हमें। तो इसकी स्थिति दे रखी है, इसको बोलते हैं हम x0। तो ये स्थिति इस क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, ये दिया हुआ इसने 11.50, 11.50, ये 11.50 दे रखा है। और यहाँ पे मान लो 10वीं फ्रिंज मिल रही है, तो 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति दे रखी है इसने क्वेश्चन में 14.50, 14.50 mm, ये दिया हुआ है। और पहले केस में जो तरंग दैर्ध्य दी है, दिया है तरंग दैर्ध्य पहले केस में दे रखी 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसने कहा कि जब तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो 0 क्रम की फ्रिंज यहाँ पे मिलती है और 10वें क्रम की फ्रिंज यहाँ पे मिलती है। तो 0 से 10 तक ये ब्राइट फ्रिंज है। ये कौन सी फ्रिंज की स्थिति दे रखी है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त या ब्राइट फ्रिंज की स्थिति। तो ब्राइट फ्रिंज 0 ऑर्डर की यहाँ मिल रही है, 10 ऑर्डर की यहाँ मिल रही है, 0 क्रम और 10वां क्रम। तो 0 से 10 का मतलब है यहाँ बीच में कितनी फ्रिंज होंगी, 10 फ्रिंज होंगी। यहाँ पे बीच में 10 फ्रिंज होंगी, ठीक है। और किसी एक फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसको हम बीटा लिखते हैं। तो हमने मान लिया कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कितनी है, माना फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है। इसलिए अब आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में ऐसी ऐसी कितनी फ्रिंजें हैं, 10। तो एक की चौड़ाई बीटा होगी तो 10 की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 बीटा। तो इसलिए जो ये दूरी है x10 से लेके और x0 तक, मतलब 0 से x10 से x0 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी में कितनी फ्रिंजें आएंगी, 10 फ्रिंजें आएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 बीटा। अब बेटे ये फ्रिंज की जो ये दूरी कितनी है, आप देखो यहाँ से कितनी दूरी है, ये x10 कितना हो गया 14.50 और x0 कितना हो गया 11.50 इक्वल टू 10 बीटा। और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 10 बीटा आ जाएगा 3 mm और यहाँ से बीटा आ जाएगा 0.3 mm, ठीक है। अब बीटा का जो सूत्र होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल D होता है ये पर्दे की दूरी और स्मॉल d होता है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। इसने कुछ नहीं बदला, ये कह रहा है केवल कि अगर तरंग दैर्ध्य को बदल दें, तरंग दैर्ध्य को बदल दिया इसने, λ2 कर दिया और कितनी होगी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है कि फ्रिंज जो होगी ये 10वें क्रम की और 0 क्रम की फ्रिंज कहाँ कहाँ ये मिलेंगी। अब जैसे पहली ये 11.50 पे मिल रही थी, ये 10वीं 14.50 पे मिल रही थी, तो अब ये कहाँ मिलेंगी। तो अब आप यहाँ से अगर देखेंगे तो
जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो डिपेंड कर रही है किस पे, तरंग दैर्ध्य पे, क्योंकि डी और ये तो बदल नहीं रहे हैं, ना तो पर्दे की दूरी बदल रहे हैं, ना बदलने, केवल तरंग दैर्ध्य बदल रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बीटा अपॉन बीटा डैश, बाद में इस तरंग दैर्ध्य पे जो चौड़ाई है वो कितनी है, बीटा, और इस तरंग दैर्ध्य पे चौड़ाई हमने कितनी मान ली, बीटा डैश। तो बीटा अपॉन बीटा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो अगर आप यहाँ पे मान रखेंगे तो लैम्डा कितना है बेटा, 6000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा डैश कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखा है, तो ऐसे लिख लो लैम्डा 1 और इसको लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 है 6000 और लैम्डा 2 है 5000। इसको यहाँ से बीटा के मान रख दो, कितना है, बीटा का मान है 0.3 बराबर 0.3 बटे बीटा डैश बराबर कितना आ गया, 6/5। यहाँ से बीटा डैश आप हल कर लेना, तो बीटा डैश को हल करोगे तो आएगा 0.25 mm। मतलब जो फ्रिंज की नई चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 0.25 mm। तो ये जो हमने पहले सूत्र लगाया था ये वाला, ये सूत्र यहाँ दोबारा से लगाते हैं। अब आप एक बात समझिए इसमें कि कभी भी केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई नहीं बदलती है। तो केंद्रीय फ्रिंज जो होगी, केंद्रीय फ्रिंज या इसको शून्य क्रम की फ्रिंज भी बोलते हैं, शून्य क्रम की जो फ्रिंज होती है उसकी चौड़ाई कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहेगी। तो शून्य क्रम की फ्रिंज की दूरी, मतलब चौड़ाई नहीं, स्थिति या दूरी अपरिवर्तित रहेगी, तो उतनी रहेगी जितनी पहले थी, तो 11.85 आ जाएगी ये तो, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगी, ये देख लेते हैं हम कि भाई ये जो हमारी जो 10वें क्रम की फ्रिंज थी ये कहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे ये दोबारा से हम, x10 माइनस x0 बराबर 10 बीटा डैश। सूत्र लगाएंगे 10 बीटा डैश कितना हो गया, 0.25। तो इसको हल करेंगे तो x10 माइनस 11.50 बराबर, इन दोनों गुणा करोगे 2.5 आ जाएगा। तो इसलिए x10 बराबर हो जाएगा 11.50 प्लस 2.5, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा बेटा 14.00 mm। तो हमारा आंसर हो गया कि जो शून्य क्रम की फ्रिंज यहाँ पे मिलेगी और 10वें क्रम की ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिलेगी 14.0 mm। तो ये आंसर हमारा आ गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। इसमें इसने एक चित्र दे रखा है, चित्र बनाता हूँ मैं। इसने दिया है ऐसे, एक इंडक्टेंस है, एक इसमें प्रतिरोध मतलब संधारित्र है, और एक इसमें प्रतिरोध है। इस पे वोल्टेज दिखा रखे 9 वोल्ट, इस पे दिखाइए 11 वोल्ट, और इस पे दिखाइए 20 वोल्ट, ठीक है। और ये एक एसी परिपथ दे रखा है। तो ये कौन सा परिपथ हो गया, LCR, ये LCR परिपथ हो गया। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि परिणामी वोल्टेज और धारा में कलांतर ज्ञात करो। तो देखिए बेटा, VL कितना है, ये रहा 20 वोल्ट है। कितना है VL, 20 वोल्ट है VL, और ये होगी धारा। मैंने आपको ये पहले पढ़ा रखा है LCR परिपथ। LCR परिपथ में धारा के साथ कला में होता है VR, 90 डिग्री आता है VL आगे और 90 डिग्री पीछे रहता है VC। अब VC यहाँ पे कम है तो मैं ये तीर छोटा बनाऊंगा। VC कितना है, 11 है, और VR कितना है बेटा, 9 है। तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों का सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा VL माइनस VC, और ये आ जाएगा 20 में से 11 गए 9 वोल्ट। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि VL तथा VC कैसे हैं, विपरीत हैं, इसलिए VL माइनस VC, इनका जो परिणामी है VL माइनस VC कितना हो जाएगा, 20 माइनस VC है 11, 20 माइनस 11 बराबर 9 वोल्ट। और इन दोनों का परिणामी 9 आ गया, और ये भी 9 है। अतः परिणामी वोल्टेज, अब
परिपथ का परिणामी वोल्टेज कितना आ जाएगा, अंडर रूट अब वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और वी आर कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर और वी एल माइनस वी सी भी 9 आ गए, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 9 वर्गमूल 2। तो इतने वोल्ट तो आ गई परिणामी वोल्टेज। अब पूछ रहा है कलांतर, तो कलांतर के लिए सूत्र लगा देंगे। कलांतर का सूत्र क्या होता है, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। वी एल माइनस वी सी भी 9 है और वी आर भी 9 है, तो 1 आ गए। अब tan फाई बराबर 1, और 1 किसका मान होता है, tan 45 का, तो इसलिए कलांतर फाई कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का घ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो घ का अथवा है उसमें कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करो। यदि दोनों तारों में धारा की दिशाएं विपरीत हो तो उनके बीच कैसा बल लगेगा। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो हमने मान लिया कि ये दो समांतर धारावाही चालक हैं, इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें धारा I2 बह रही है, बीच की दूरी इनके R है। इस तार का नाम हमने रख दिया XY, इस तार का नाम रख दिया हमने X डैश Y डैश। तो हम कहेंगे पहले कि जो वैसे हमने क्वेश्चन करा रखा है पहले से ही, हम कहेंगे कि XY की धारा के कारण X डैश Y डैश पर चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू 0 I अपॉन 2R। तो म्यू 0 I कितनी करंट है XY में I1 और दूरी कितनी है R, तो ये आ गया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा काम करेगा, अब फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के हथेली का नियम है उसके अनुसार इसमें धारा ऊपर की तरफ है और इधर की तरफ दूसरा तार है, तो हथेली हमारे नीचे की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया क्रॉस, ठीक है। और ये कितना चुंबकीय क्षेत्र आ गया B1 आ गया। अब हम लिखेंगे B1 के कारण जो दूसरा तार है X डैश Y डैश की L लंबाई पर कितना बल लगेगा निकाल लेंगे। ये किसी सीधे धारावाही चालक के कारण किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर जो बल लगता है उसका सूत्र होता है F बराबर IBL sin थीटा। ये सूत्र लगाएंगे। अब जब इस सूत्र लगाएंगे हम तो F बराबर I, मतलब इसमें कितनी करंट बह रही है, इस तार पे बल देख रहे हैं ना कितनी करंट बह रही है I2। B चुंबकीय क्षेत्र कितना लगा है इस पे B1 म्यू 0 I1 अपॉन 2R। L और साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, साइन 90। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, F बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे पाई भी होता है बेटे, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे पाई भी होता है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो ये बल आ गया, और ये वाला जो बल है ये हमें सिद्ध करना था, तो इसे ये फॉर्मूला हमारा आ गया यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि यदि तारों में धारा की दिशा विपरीत हो, तो ये ध्यान रखेंगे बेटे कि अगर विपरीत दिशा में होगी धारा, मतलब अगर पहले तार में ऊपर की तरफ है दूसरे तार में नीचे की तरफ है, तो इस केस में जो बल लगेगा ये प्रतिकर्षण का लगेगा, और अगर एक ही दिशा में होगी धारा तो जो बल लगेगा वो आकर्षण का लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 5 का जो लास्ट पार्ट है आगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है, आप देख सकते हैं इस पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स में ये देखिए नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा हाइड्रोजन के परमाणु में Nवीं कक्षा, हाइड्रोजन के परमाणु में Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा स्तर के आरेख बनाकर बामर तथा लाइमन श्रेणी की वर्णरेखाओं के संक्रमण दर्शाइए। दोनों श्रेणी के प्रथम वर्णरेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले से ही करा चुका हूं, तो दोबारा इसको हम इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, आप लोग जाके देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था
ये हो गया कंप्लीट। अब इससे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका अथवा, इसमें कह रहा है कि कॉपर, देखिए इसको पेज पलट लेते हैं पहले एक बार, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पेज पलट के। हाँ जी, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉपर के 50 ग्राम, कॉपर दे रखा है 92, कॉपर 63, ये कॉपर का प्रतीक है। तो इसमें कह रहा है, अब आप यहाँ से पहली बात तो जब ये दे दिया इसने, आप पहली बात तो इसको यहाँ से ही देख लीजिए, 92 29 सॉरी, इसमें देख लिए प्रोटॉन कितने हैं। अब आप सब बच्चे जानते होंगे प्रोटॉन की संख्या ये नीचे होती है, कितने 29। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो इसमें से इसको माइनस करके मिलती है, 63 माइनस 29। तो 63 माइनस 29 करेंगे तो कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो 34 न्यूट्रॉन है और 29 प्रोटॉन है। तो अब ये कह रहा है कि इसके 5 ग्राम द्रव्यमान में, इसके 5 ग्राम द्रव्यमान में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करो। देखो किसी परमाणु के अंदर, परमाणु में जो नाभिक होता है ना, नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इन्हें अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, वो नाभिक को एक तरह से तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है वो होती है। किसी नाभिक को तोड़ने के लिए पूछे या नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को अलग अलग करने के लिए ऊर्जा पूछे, दोनों एक ही बात है और इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। इसको कहा जाता है बंधन ऊर्जा। तो ये बंधन ऊर्जा एक तरह से हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे, इसने दिया है 5 ग्राम कॉपर दिया है। देखो बेटे, यहाँ पे आप केमिस्ट्री में इतना पढ़ के आए होंगे कि ये जो परमाणु भार होता है, इसका मतलब ये होता है कि 63, जो 63 हमारा 63 ग्राम कॉपर में, 63 ग्राम कॉपर में जो परमाणु हैं वो होते हैं अवागाद्रो संख्या के बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो 1 ग्राम कॉपर में कितने आ जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63। तो 5 ग्राम कॉपर में कितने आ जाएंगे परमाणु, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63 इंटू कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 ग्राम कॉपर में परमाणुओं की संख्या आ गई। तो अब यहाँ पे आप जो है इस केस में, ये वाला जो केस दे रखा है आपको, इनको आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा हल करके, ये आ जाएगा 4.78 गुणा 10 की घात 22। तो हर 5 ग्राम में इतने प्रोटॉन है, ठीक है, हर 5 ग्राम में मतलब जो है इतने परमाणु हैं। और एक परमाणु में कितने प्रोटॉन है, ये रे एक परमाणु इतने। तो पहले तो आप एक काम करो कि कॉपर के एक परमाणु के लिए द्रव्यमान अक्षति निकाल लो। एक परमाणु की द्रव्यमान अक्षति, और जितनी एक परमाणु की द्रव्यमान अक्षति आ जाएगी उसको इससे गुणा करोगे तो सभी परमाणुओं की द्रव्यमान अक्षति आ जाएगी। द्रव्यमान अक्षति कैसे निकलती है बेटे, द्रव्यमान अक्षति ये निकलती है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये हो गया पूरी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा, इसको हल करोगे तो कैसा आएगा, देखो तो प्रोटॉन कितने हैं 29, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, जब आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो ये दे रखा है 1 ये दिया हुआ है इसमें 1.00783 1.00783 AMU, ठीक है। और प्लस ये तो हो गया प्रोटॉनों का, 34 न्यूट्रॉन है और हर एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है 1.00867, और माइनस कॉपर का द्रव्यमान दे रखा है इसमें, कॉपर का दिया है 62.9260।
तो इन सब की जब गुणा उना कर लेंगे आप, तो गुणा करके और घटा के ये आएगा 0.59225, इतने एटॉमिक मास यूनिट। तो ये द्रव्यमान अक्षति आई किसके लिए? एक परमाणु के लिए। अतः आप कह सकते हैं सभी परमाणुओं की द्रव्यमान क्षति, सभी परमाणुओं की द्रव्यमान अक्षति कितने आ जाएगी? 0.59225 इंटू कितने परमाणु थे ये रे? 4.78 गुणा 10 की घात 22, 4.78 गुणा 10 की घात 22, इनकी गुणा करेंगे आएगा 1.6985 गुणा 10 की घात 22। ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं इसके, जो मतलब हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी वाले, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगी बंधन ऊर्जा। तो आप जानते हैं कि एक AMU में होते हैं 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है हमारे पास 1.6985 गुणा 10 की घात 22, इसे गुणा कर देंगे 931 से, और ये जो गुणा है, गुणा करने के बाद ये आएगा 2.6 गुणा 10 की घात 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर है। किसी कॉपर के सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 ये कंप्लीट हो गया इसमें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।